क्या सभी को स्लाइड दिख रही है? हाँ जी मैम। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो क्योंकि हमने पहला सिस्टम वही करा था, तो अच्छा, मुझे इस तरह से करनी पड़ेगी शायद। हो तो रही है। तो सबसे पहले है हमारा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, मतलब हमारे हमारे जोड़, हमारे मांसपेशी और हमारे हड्डियों से रिलेटेड जो हमारे डिसीज है, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इनमें भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारे कमर का दर्द है, डिस्क प्रोलैप्स का जो हो जाना है, हमारे गर्दन का दर्द जो कि हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस को कहते हैं, लंबर स्पॉन्डिलिटिस कमर के दर्द को, आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द को। तो ये हमारे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए भी जो है हमारे हम देखते हैं कि आगे आगे अलग अलग डिजीज को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पेन की बात करेंगे, कमर दर्द की बात करेंगे। तो कमर दर्द से बहुत लोग ग्रसित रहते हैं। यहाँ पे तो यूएस का डाटा दिया हुआ है, परंतु हमारे हिंदुस्तान में भी हम बहुत यूजुअली बैक की बात करते हैं, बैक पीठ के दर्द की बात करते हैं। तो पीठ का दर्द यूजुअली हम जो निचले हिस्सा जो हमारा होता है पीठ का, जो लोअर बैक कहलाई जाती है, हम उसको बैक की प्रॉब्लम होती है। बाकी हमारी गर्दन से लेके हमारी, क्योंकि पीठ तो पूरा ही हिस्सा होता है, कमर से लेके हमारे गर्दन के निचले हिस्से से लेके हमारी निचले कमर तक के हिस्से को, लेकिन यूजुअली बैक पेन का मतलब होता है हमारी लोअर बैक को हम कहते हैं। तो ये दर्द एक्चुअली क्यों शुरू होता है? क्योंकि हमारी वहां की जो मांसपेशी जो सपोर्ट करती है, कुछ इशू है क्या? कोई हैंड रेस कर रहे हैं? ममता रॉय जी, हाँ प्लीज। तो हमारी जो मांसपेशी में एक्चुअली जो होता है उसमें अकड़ापन आ जाता है या कुछ उनमें प्रॉब्लम्स होती है, उसकी वजह से जो हमारे वहां के जोड़ है या जो हमारी जो एरिया है उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। तो ये यूजुअली जो है हमारा पीठ के निचले हिस्से पे ही हम इसे कहते हैं, और लंबे समय तक ये दर्द बना रहता है, तो हम उसको क्रॉनिक बैक की श्रेणी में आ जाता है, जो कि दिन पर दिन और ज्यादा जो है दिक्कत वाला करता रहता है। और साथ ही साथ हम इसमें कुछ मालिश करके, कुछ सिकाई वगैरह करके हम इसे आराम तो दे देते हैं, और लेकिन लंबे स्तर पर ये फिर प्रॉब्लम करते हैं, तो हमें प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट भी करा लेना चाहिए। एक्यूट बैकएक होता है, अचानक होता है, अचानक से, मतलब एकदम से कुछ आपके जो है पोस्चर की वजह से या अचानक आपको झटका लग गया, तो वो उसकी वजह से जो एक्यूट बैकएक की जो है शुरुआत होती है, जिसमें कि एकदम से हमारे जो है मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो कारण क्या है? कारण सबसे पहले, अगर जो हमारी मांसपेशी है या जो लिगामेंट है, जो लिगामेंट कौन सा होता है हमारा, जो होता है बोन से हमारा मसल्स का जो अटैचमेंट करता है, लिगामेंट करता है, तो उनके अंदर कुछ भी स्ट्रेस आ गया है, स्ट्रेन आ गया है, तो उसकी वजह से उसमें हमारे को दर्द शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अचानक से कोई भारी सामान उठा दिया या सामान खिसका दिया, तो क्या होता है कि वहां पर झटका लग जाता है। प्रॉपर वार्म अप जैसे हमारी मसल्स को नहीं होता है, तो हमारी मसल्स के जो है रेशे टूट जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होती है। इसलिए मसल्स अगर अकड़ी हुई होगी तो अचानक से झटका दोगे तो प्रॉब्लम होगी होगी। थोड़ा वार्म अप वगैरह करके सब वो हो जाता है। तो जो हमारी इसमें क्या है कि हम अपने मांसपेशियों का प्रॉपर जो है ध्यान नहीं रखते हैं, तो थोड़ी बहुत तो हमेशा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ताकि उनकी जो है कंडक्टिविटी मेंटेन रहे, जो उनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो भी वो कब मेंटेन रहेगा? जब हमारे बॉडी में हम प्रॉपरली एक्सरसाइज करते रहेंगे। तो या हमारा बॉडी पोस्चर खराब है, या हमारे जो भी है
कुछ न्यूट्रिशन वगैरह की कमी का वगैरह का भी होता है। तो दूसरा जो बैक पेन का प्रॉब्लम वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में मोस्टली आर्थराइटिस की बात करते हैं कि जो कि निचले लोअर बैक को ही इफेक्ट करता है, क्योंकि उसमें हड्डियां हमारी खोखली होनी शुरू हो जाती हैं, तो हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ये हमारी बोन्स की ही यूजुअली प्रॉब्लम है। बोन से फिर हमारी जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी वजह से भी हमारे कमर में दर्द रहता है, या फिर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती प्रॉपर मसल्स की और टेंडन्स की, उसकी वजह से भी हमें बैक पेन की शुरू होती है। अब ये उम्र के हिसाब से जो होती है ज्यादा जो है बढ़ जाती है, जैसे जितनी ज्यादा उम्र होगी उतनी ज्यादा ये प्रॉब्लम दिक्कत करेगी। और इतने बच्चों बच्चों में इतनी ज्यादा नहीं होती है, एक एज ग्रुप 30-40 के बाद ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन वैसे ये किसी भी उम्र में हो सकती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज इसका मुख्य कारण है, जैसे मैंने भी बताया कि हम लोग कोई भी एक्सरसाइज वगैरह, अपना कोई भी व्यायाम है, योग है, इनके अभ्यास को हम निरंतर नहीं करेंगे तो हमारी मांसपेशियों की जो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा, तो प्रॉब्लम जो है आपको लोअर बैक की हो सकती है। वजन जिनका ज्यादा होता है, क्योंकि आपका शरीर का पूरा वजन है हमारे लंबर एरिया पे ही आता ही है ना। तो अगर हमारा शरीर के हाइट के हिसाब से हमारा अनुपात जो है वजन का ठीक नहीं होगा, तो ये भी हमारी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा वेट को डालता है, जिससे कि हमें को प्रॉब्लम जो है हो जाती है। अगर किसी को कोई रोग है, जैसे कि जोड़ों का रोग है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसमें भी ये दिक्कत हमारे को हो जाती है। इम्प्रॉपर लिफ्टिंग, ये भी वही है, अचानक से कोई आपने भारी सामान को खिसका दिया या उठा दिया है ना, तो आपने अचानक से प्रॉपर जो है ध्यान नहीं रखना अपने पोस्चर का, अपने मसल्स का, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद जो है हमारा स्ट्रेस, स्ट्रेस की भी कंडीशन जो है ये बहुत ही जो है आपके प्रॉब्लम को एग्रावेट करती है, क्योंकि स्ट्रेस भी हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं जो है पैथोलॉजिकल चेंजेस में जो है हेल्प करते हैं। उसके बाद है स्मोकिंग, है कोई भी एडिक्शन जो है, ये भी इन प्रॉब्लम्स को जो है बढ़ावा देते हैं। तो खांसी, क्योंकि खांसी से स्मोकिंग से खांसी होगी, और खांसी से आपके जो है झटके लगते हैं, जो उनको चांसेस होते हैं कि हर्निएटेड डिस्क की प्रॉब्लम हो। और स्मोकिंग जो है हमारे ब्लड फ्लो को भी कम करती है हमारे स्पाइन की तरफ, जिससे कि हमारे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के खोखलेपन की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, हम अपने यौगिक में मैनेजमेंट की बात करते हैं। अपने योग के द्वारा हम इस पे क्या ध्यान रखेंगे कि हम अपने सबसे पहले आहार का ध्यान रखेंगे। आहार में हमें उचित मात्रा में जो है, सबसे पहले हम सात्विक आहार की ही बात करते हैं, और हम उस आहार का करेंगे कि जैसे जो कि हमारे कैल्शियम के सोर्सेज वगैरह, क्योंकि अगर हड्डियों में खोखलापन है, हड्डियां मजबूत हमारी कैल्शियम की वजह से भी होती, कैल्शियम की वजह से हड्डियां मजबूत होती हैं, और मसल्स के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो खान पान के माध्यम से हम अपने शरीर को बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट देंगे। हमने डाइट की क्लासेस में भी अपना पढ़ा था, हमने कैल्शियम के कौन से सोर्सेज होते हैं, तो हम उन सब का अपने शरीर में ध्यान रखेंगे कि कमी ना हो। और जंक फूड होते हैं, जो पैकेज फूड होते हैं, उन सबको अवॉइड करने का भी हम ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ जो है अब आहार और विहार, इन दोनों का ध्यान भी रखना है। और हम आसन की बात करते हैं, तो हमारे आसन जो निचले हिस्से के लिए, जो हमारी लोअर बैक के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो है जैसे कि अर्ध शलभासन, शलभासन, ऊष्ट्रासन, मकर आसन, भुजंगासन। इसमें हम यूजुअली पेट के बल वाले जो है, हम जो लेटने वाले आसन करते हैं उनका करेंगे। पीठ के बल वाले आसनों का जो है हम इसमें नहीं करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे कि पीठ के बल वाले आसन हमें नहीं करने हैं, और हमें पेट वाले आसनों पे ज्यादा ध्यान देना है। फिर अपने हमारे शोल्डर और अपर बैक के लिए भी, क्योंकि हमारी पीठ इकलौती नहीं है, पूरे उसमें ही फैली हुई है, तो हमें उनका भी आसनों का भी ध्यान हमें करना है। तो जैसे कि हमारे द्विकोण आसन है, सर्पासन है, भुजंग आसन है, मार्जरी आसन है, कंधार आसन है, हम इनका भी जो है अपने जीवन शैली में इनको भी उनका सम्मेलन करेंगे। और रिलैक्सेशन शवासन में ही, लेकिन रिलैक्सेशन में मैं यहाँ पे कहूंगी कि आप शवासन में ना पैर मोड़ के उनको कराएं, या फिर मकर आसन में ही आप उनको रिलैक्सेशन कराएं तो अच्छा रहेगा। पीठ के बल वाले हमें उन्हें कम से कम कराने हैं। फिर प्राणायाम या
उसमें भस्त्रिका का बहुत अच्छा योगदान है, और मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास बहुत ही जरूरी है, जिससे कि जो भी स्ट्रेस होता है हमारे शरीर में वो दूर होता है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो। ठीक है, तो ये है। और इसके बाद जो है हमारा आगे का है, दूसरी प्रॉब्लम है डिस्क प्रॉब्लम। तो डिस्क प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में, पिक्चर नहीं है, हाँ, जैसे कि एक ही पिक्चर है। ओके, इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ये जो जामनी, हल्का सा जामनी से कलर का है, दो हमारे हड्डियों के बीच में, वर्टिब्रास के बीच में, कशेरुकाओं के बीच में, दोनों हड्डियों के बीच में हमारी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, जिसको कि हम डिस्क बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि इस पिक्चर में देख पा रहे हो। तो अब होता क्या है कि ये जो डिस्क है अपने स्थान से देखो थोड़ा सा, ये आपको दिख रही है, यहाँ पर हुई है, तो इसका क्या हो गया है, हर्निएशन हो गया है, या ये अपनी जगह से निकल के बाहर खिसक लेती है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क प्रोलैप्स। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्क प्रोलैप्स। तो प्रोलैप्स ऑफ इंटरवर्टेब्रल डिस्क और स्पाइनल डिस्क हर्निएशन, और हर्नियल डिस्क, उसको हम डिस्क हर्निया, स्पाइनल डिस्क हर्निएशन, डिस्क प्रोलैप्स, कुछ भी हम इसको कहेंगे। इसमें जो जेल पार्ट जो होता है हमारा डिस्क का, अपनी जगह से खिसक जाता है, और धीरे 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 ये जो है प्रोलैप्स की सिचुएशन में जो है प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है, कि उसका असर जो है आगे स्पाइन पे या रीढ़ की हड्डी जो हमारी होती है उनके ऊपर इफेक्ट आना शुरू होता है। तो सबसे जो कॉमनेस्ट होता है वो L4 और L5 में होता है। ठीक है, सबसे हमारे लंबर रीजन में जो है ये L4 और L5 के बीच में होता है, और गर्दन में होता है। गर्दन में कहाँ पर होता है, C5 और C6 के बीच में ज्यादातर, लेकिन जो डिस्क प्रोलैप्स यूजुअली हमारा लंबर डिस्क की ही बात होती है, L4 और L5 के बीच में, C5 और C6 के बीच में हमारी गर्दन वाला होता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम वैसे सर्वाइकल बटी, वो गर्दन का दर्द होता है, यहाँ पर हमारा कमर का दर्द मुख्य रूप से है, लेकिन होना दोनों में ही होता है। तो सबसे कॉमन सिम्टम इसका क्या है, कमर का दर्द, और जो दर्द होता है कई बारी हमारा पूरा पैर में नीचे तक भी जाता है, जिसको कि हम शैटिका, एक नर्व के पेन से भी हम उसको भी वैसा ही उसको भी समझ सकते हैं, लेकिन डिस्क का और ये इसका दोनों का अलग अलग ही होता है। और इसके बाद जो है हमारा डिस्क प्रोलैप्स, हाँ, वही है कि जो डिस्क है बीच में, और वो डिस्क जो बनता है, एक उसका बाहरी हिस्सा होता है और एक उसका अंदर का हिस्सा होता है, जो कि रिंग शेप में वो बनाते हैं। ठीक है, तो ना, तो अंदर वाला न्यूक्लियस होता है, बाहर वाला एन्युलस होता है। तो जब प्रेशर की वजह से अगर दो रीढ़ की हड्डियों के उसमें कई बारी कुछ अननेसेसरी का जब प्रेशर आता है, या हमारे पोस्चर की वजह से या झटके की वजह से या किसी भी कारणवश, तो ये अपने स्थान से जब खिसक जाते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, किसी नर्व के ऊपर भी वो कर सकते हैं। तो देखिए ये हिस्सा है, बाहर वाला एन्युलस है, अंदर वाला न्यूक्लियस है, और इस तरह से ये जो है ना हर्निया हो जाता है। इसका मतलब अपनी जगह से निकल के दूसरे के क्षेत्र में चले जाना इज अ हर्निएशन। अगर बाहर की तरफ जाएगा वो भी प्रोलैप्स की सिचुएशन होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये आप देखो प्रेशर करेगा किसी अंदर, उस पे अंदर क्या जाता है, रीढ़ की हड्डी से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स निकलती हैं, तो वहां पे कई बार ये प्रेशर करता है कि जिससे कि जो है दर्द हो जाता है। तो इसको हम डिस्क प्रोलैप्स की सिचुएशन बोलते हैं, और तभी अचानक से इसमें पेनफुल बहुत ये हमारी कंडीशन होती है। तो कई बारी अचानक से भी होता है, कई बारी धीरे धीरे धीरे, साल दर साल, थोड़ा 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 करके, मान लीजिए हम अपने पोस्चर पे जब हम नहीं ध्यान देखते हैं तो उसकी वजह से भी, है ना, तो ये प्रॉब्लम करता है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लीड्स टू इट्स प्रोलैप्स, है ना, धीरे धीरे जो चेंजेस होते हैं प्रोलैप्स को वो करते हैं, जिसमें कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस, जो बीच का जो इसका जेल टाइप का होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप का होता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, और हल्का भी हो जाता है, जिससे कि बहुत ही कमजोर हो जाता है। और इसके बाहर के जो ये जो सर्कल में जो इनके बने हुए होते हैं फाइबर्स की जो लाइनिंग होती है, ये भी हमारे कमजोर हो जाते हैं और अपनी जगह से फिर खिसक जाते हैं, जो कि हमारी नर्व्स को भी कर सकते हैं और यहाँ से बाहर की तरफ भी निकल सकते हैं। तो इनका जो प्रोट्रूजन होता है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है।
ठीक है ना। तो फाइनली अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम इट्स पेरेंट डिस्क एंड फॉर्म्स ए फ्री फ्रेगमेंट इन द वर्टिब्रल कनाल। तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और फिर अलग होने के बाद ये जो है ना कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम होती है, मूवमेंट पे भी दिक्कत होती है। दोनों हड्डियां अगर आसपास भी जो होती है ना उनकी आपस में खुल भी नहीं जाती हैं। और फिर ये जेल शेप्ड का जो होता है ना, अगर दोनों अलग हो जाते हैं, एन्यूलस ऑफ न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर हार्ड भी हो जाते हैं। इनका जो जेल लाइक का स्ट्रक्चर जो है वो भी खत्म होके इनका कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाता है। फिर ये कई बारी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को भी जन्म दे देते हैं। तो इसका सबसे कॉमन सिम्टम क्या होगा, हमारी लो बैक एक, निचले कमर के हिस्से में यूजुअली जो दर्द होना, लोअर बैक एक है ना। तो हल्का सा भी कमर हिलने में उनको फिर वो बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा हर्निएटेड डिस्क प्रॉब्लम की वजह से जो है ना हमारा जो है सीवियर बैक की प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि स्पाइन जो है अकड़ जाती है और मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो डेली रूटीन के काम नहीं कर पाते हैं, उनको बेल्ट वगैरह लगाने को बोला जाता है ताकि सपोर्ट मिल जाए। और धीरे 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 अगर इसको ध्यान नहीं दिया जाए और प्रॉब्लम जो है वर्स होती चली जाती है, और आगे झुकने में, पीछे झुकने में, या जो भी मूवमेंट में, बेंडिंग में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है ना। और एक ही पोजीशन में फिर वो उनको रहना पड़ता है जरा सा मूवमेंट में, क्योंकि दिक्कत होती है, तो जिससे कि वो रेस्ट प्रॉपर ले ही नहीं पाते हैं। दर्द क्या होते हैं इनका, दर्द शियाटिका की तरह ही होता है। शियाटिका का दर्द भी, एक शियाटिका एक्चुअली एक नर्व होती है जो हमारी कमर के निचले हिस्से से निकल के जाती है। तो कई बार प्रोलैप्स में वो कंप्रेस हो जाती है, तो उसकी वजह से उसमें पेन शुरू हो जाता है। तो शियाटिका पेन का भी जो है हम कहते हैं कि वो शुरुआत हो जाती है। और लोअर बैक किन जो कि पैर तक हमारे लोअर बैक से लेके नीचे पैर तक भी जाती रहती है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि वहां पे सुनपन हो जाएगा, सुइयां चुभ रही होंगी, कुछ ना कुछ जो है उसको झुनझुनाहट, सरसरीपन, है ना, सुइयां सी लग रही हैं, चींटियां काट रही हैं, ऐसे ऐसे टाइप के जो होते हैं वो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और मसल्स भी, मांसपेशी भी कमजोर हो जाती हैं, हाथ पैर जो पैर तक जो उनका दर्द जो जाता है। और अगर बहुत ज्यादा नसों की इन्वॉल्वमेंट, नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो हमारे बाउल और ब्लैडर फंक्शन, मतलब हमारा जो स्टूल का जो कंट्रोल करने का है या यूरिन को कंट्रोल करने के ऊपर भी इफेक्ट आता है, क्योंकि वहां पर नर्व्स जो होती है उनके ऊपर इफेक्ट आता है, कंप्रेशन हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम काउडा इकोनिया सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे से भी जो रेशे निकलते हैं काफी नीचे तक रहते हैं, तो उनके ऊपर भी कई बार प्रेशर पड़ता है। तो कॉजेज इसके क्या हुए, सबसे पहले डीजेनरेटिव चेंजेस, उम्र के हिसाब से हमारी हड्डियों के ऊपर जो है वो खोखलापन आता है, या फिर ये जेल भी हमारा कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाता है, जो उनका जेल लाइक जो स्ट्रक्चर है वो खत्म होता जाता है। तो डिस्क भी हमारे फाइब्रोसिस उनको हो जाता है, तो प्रोलैप्स होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। अगर किसी को पहले कोई चोट लगी हुई होती है, कोई झटका लगा हुआ होता है, तो भी चांसेस होते हैं कि बाद में जाकर, क्योंकि उनका वीक एरिया हो जाता है, वो प्रॉब्लम करता है। अचानक से कोई जो आपके पीठ पे जो है प्रेशर वगैरह, या भारी सामान उठा लेते हो, पलंग खिसका दिया एकदम से, है ना, जो क्या नाम है, अच्छे से जैसे जिम वगैरह जाते हैं, भारी वजन उठाते हैं, अगर पोस्चर को सही से मेंटेन नहीं करोगे, आपके निचले हिस्से में बहुत ही होगी। तो इन सब चीजों को हमें हमेशा ध्यान रखते हुए करना चाहिए। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स विच कैन लीड टू इंजरी, जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ। तो ये इन सबको हमेशा पोस्चर को ध्यान में रखते हुए नीचे गिरे हुए सामान को उठाना है, कि पहले नीज बेंड करोगे फिर उसके बाद आप उठाओगे। ऐसे नहीं अचानक से झुक के किसी को सामान को उठाना है या पलंग को खिसकाना है, वो फिर आपके डिस्क प्रोलैप्स की प्रॉब्लम जो है हो सकती है। ठीक है। अब इसको हम अपने योगिक मैनेजमेंट में, कि अगर आप किसी को हो ही गई है तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे, तो इसके लिए हम पहले आहार के ऊपर उनका ध्यान देंगे। आहार में क्या करेंगे, हम जो खाने पीने पे ध्यान रखेंगे, उनको हल्का खाना ही देंगे ताकि उनको बाउल मूवमेंट्स पे ज्यादा ना करे। तो फ्लूइड या सेमी लिक्विड डाइट जो है हम उनको वो ज्यादा प्रेरित करेंगे कि लेंगे, इजीली डाइजेस्टेबल रहे, खिचड़ी दाल, है ना, चावल
जो है पल्सेस वगैरह हल्की, ये सब चीजें उनको देनी है। आसन में हमें जो इनकी इंक्लूडमेंट करनी है तो वो है, हम अपने पेट के बल वाले भी आसन इसी में करेंगे। जो बहुत जो है हार्ट बैठ को जो है उनको बताना है कि बहुत ज्यादा डनलप का गद्दा टाइप का या इस तरह का नहीं करना, कि हार्ड बेड पे ही करना, ताकि उनके पोस्चर जो है मेंटेन रहे। सॉफ्ट गद्दे में जो है ना कमर जो है एकदम मुड़ जाती है, फिर वो प्रॉब्लम करती है। उसके बाद मकरासन है, और स्लीपिंग अध शवासन जो है, ज्येष्ठिक आसन है। यही हमारे, क्योंकि पेट के बल वाले आसन ही हमें जो है आराम करेंगे। शलभासन, सर्पासन, भुजंगासन, वज्रासन, उष्ट्रासन। और प्राणायाम में हम नाड़ी शोधन करेंगे, मेडिटेशन में आजपा जप का जाप, और लास्ट में रिलैक्सेशन इज वेरी नेसेसरी, ध्यान। और जो है हमें उसका योग निद्रा का अभ्यास जरूरी करना है। ठीक है। तो अगली बीमारी है अब हमारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। मेरी आवाज सबको ठीक से आ तो रही है ना, दिखाई दे रहा है ना? जी मैम। यस मैम। ओके। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है, अब हमारी गर्दन की जो हड्डियां होती हैं, ये इसमें प्रॉब्लम होती है, जो कि C1 से लेके C7 होते हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं, है ना। थोरेसिक वर्टिब्रा जो हमारी चेस्ट वाली होती है, लंबर हमारी सिर्फ 5 होती है जो कमर की थी, उसके नीचे हमारी जो होती है सेक्रम और कॉकेक्स। तो हमारा जो गर्दन की जो है वो है सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसके अंदर अब हमारे प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम उस प्रॉब्लम को बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अब आइटिस जहां पर लग जाता है, आपको बताया था, वहां पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और उसके जो सिम्टम्स उसी हिसाब से होते हैं, पेन और रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह है। यहाँ पर जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलोसिस में क्या होता है कि हड्डियां जो होती है एक तरह से उनकी डिरेंजमेंट शुरू हो जाती है, खोखली होनी शुरू हो जाती है एज फैक्टर की वजह से। तो ये एज रिलेटेड फैक्टर है जिसमें कि उनका वियर एंड टीयर होना शुरू हो जाता है, और जो कि हमारे उसके स्पाइनल जो उनके बीच में डिस्क होती है, देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में जो डिस्क बीच में दिखाई गई है, देखो एक नॉर्मल उसमें दो हड्डियों के बीच में वर्टिब्रल डिस्क जो आपको दिख रही है, जो वो है। लेकिन अगर ये भी डिस्क ना उम्र के बाद से क्या होती है कि उबड़ खाबड़ हो गई है, रफ एंड टफ हो गई है, तो उसका साइज में कमी आ जाएगी। देखो उसके साइज की कमी की वजह से रीढ़ की हड्डी के भी स्ट्रक्चर में कमी आ जाती है। और ये देखो यहाँ पे बोन स्पोर्स, मतलब वो जो हड्डियां जब टूटना शुरू कर जाते हैं तो नए नए भी थोड़े सा बनने शुरू जाते हैं, लेकिन वो एक तरह से प्रॉब्लम ही करते हैं वो हमें, है ना। यहाँ देखोगे आप जो डिस्क है वो कितनी पतली सी हो गई है बिकॉज ऑफ द डिरेंजमेंट। तो ये हमारे जो है स्पाइनल डिस्क के बारे में है। तो हाँ, जब इसके ये सिकुड़ जाती हैं या जो इनका जेल लाइक स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस को उनकी इन्फेक्शन जो इन्फ्लामेशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एज रिलेटेड फैक्टर है कि उम्र के साथ साथ अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ये होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। सिम्टम्स इनके होंगे ऑब्वियसली, गर्दन की है तो गर्दन में दर्द होगा जो कि आपके हाथों तक, कंधों तक जाता ही जाता है। साथ में सर में सर दर्द भी हो जाता है, कई बार चक्कर है या उल्टी का मन हो जाता है, कमजोरी लगेगी आपके, क्योंकि मांसपेशियां भी वहां पे इफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको सुनपन है ये महसूस हो जाएगा, मसल्स अकड़ जाती हैं तो आपको स्टिफनेस लगेगी, आपको जो है बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपको चक्कर आएंगे। तो शरीर का बैलेंस बनाने में, चलने में ऐसा लगेगा कि चक्कर आ रहे हैं, कहीं मैं गिर ना जाऊं, ये प्रॉब्लम इसमें लगती है। अब इसके कारण क्या है, कारण यही है कि आपकी डिहाइड्रेटेड डिस्क, डिस्क जो है आपका, उसका जेल जो है कमजोर हो रहा है, वो कैल्सिफिकेशन हो रही है, वो कठोर होती जा रही हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसकी वजह से जो है सिकुड़ गई हैं, ड्राई हो गई हैं, है ना। तो क्या होगा, वो छोटी हो जाएंगी, तो बोन टू बोन का कांटेक्ट ज्यादा हो जाएगा। पहले हड्डियां आपस में नहीं मिल रही थी वर्टिब्रा, लेकिन डिस्क जो है उनको रोक के रखती थी, डिस्क टूट जाएगी तो हड्डियों में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो फिर मूवमेंट में दिक्कत आएगी आएगी। हर्निएटेड डिस्क जो कि अभी में पढ़ा था, हर्निया डिस्क हर्निया जो होता है, ये भी हमारे को जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस करवाने के चांसेस करता है, क्योंकि हड्डियां आपस में मिल जाती हैं और वहां पर
किसी स्पाइनल नर्व्स को या हमारी मसल्स के ऊपर भी इफेक्ट करना शुरू कर देती है। बोन स्पूर्स होते हैं, क्योंकि जैसे भी डिस्क ब्रेक होती है तो वहां पे जो बोन का जो है सेल्स के ऊपर भी जब डिरेंजमेंट होती है तो बोन जो है नए अपने आप को बनाती है, उस जगह नहीं बनती, दूसरी जगह जब कई बारी वो होती है तो वो एक तरह से कहते हैं ना हड्डी बढ़ गई, या वो चुभनी शुरू हो जाती है, तो वो थोड़ा बहुत जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स रूट्स के ऊपर जो है वो थोड़ा सा प्रेशर कर देती हैं। और स्टिफ लिगामेंट्स होते हैं क्योंकि हमारी मसल्स के अंदर भी के ऊपर इफेक्ट आता है, प्रॉपर मूवमेंट नहीं आप करते हो, आप अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं करते हो, आपके जो है लिगामेंट अकड़े हुए रहते हैं, जो कि हमारे जो बोन्स को जो है मसल्स के साथ जहां पर हमारे को हेल्प करते हैं, लिगामेंट्स जो है बोन टू बोन जो जोड़ते हैं, तो बोन टू बोन में जब प्रॉब्लम मूवमेंट में होती है तो ये भी अकड़ जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा जो है आपको अपने मूवमेंट्स को करते रहना चाहिए ताकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे, वहां की मांसपेशी जो है हमेशा मेंटेन रहे। रिस्क फैक्टर एज के हिसाब से ऑब्वियसली बढ़ेगा। आपका जॉब कैसा है, जो ज्यादा लैपटॉप पे, जो ज्यादा स्क्रीन वर्क करते हैं, गर्दन को झुका के ज्यादा करते हैं, पढ़ने का पोस्चर ठीक नहीं है, उनको ज्यादा दिक्कत होती है, गर्दन में कई बारी चोट लग जाना। जेनेटिक फैक्टर्स भी होता है कई फैमिलीज में कि ऐसा देखा गया है कि और सर्वाइकल की प्रॉब्लम किसी को है तो उनको आगे होगी। स्मोकिंग जैसे जो फैक्टर्स होते हैं ज्यादा इस प्रॉब्लम को बढ़ावा देते हैं। अब हम बात करेंगे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की। लंबर स्पॉन्डिलिसिस जो है वही डीजनरेशन हो जाता है लंबर डिस्क का। तो इसमें डीजनरेशन किसका होता है, आपके डिस्क का होता है, तो डिस्क के साथ साथ आपके हमारे जो है जो वर्टिब्रा हड्डी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, धीरे 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 ये बढ़ता चला जाता है। तो ये नॉर्मल डिस्क है, और जब इसके बीच में से क्या हो जाता है, डीजनरेशन हो जाता है। डीजनरेशन होता है कई बार प्रेशर की वजह से। देखो ये हो गया बल्ज, बल्ज कहाँ कर रही है, पीछे, पीछे क्या निकलती है, नर्व्स निकलती है, ये प्रॉब्लम करता है। और क्या होता है, हर्निएटेड जो दूसरे एरिया में भी घुस के उसको भी प्रेशर करता है। और फिर क्या होता है कि आप इसका जो है डीजेनरेशन हो रहा है, तो आप ये देखोगे पतली हो गई है, कमजोर हो गई है। और डिस्क जनरेशन, फिर ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन, डिस्क जनरेशन भी हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी सी हड्डी यहाँ पे नई नई थोड़ी सी स्पोर्ट्स जो उनके बन जाते हैं, ये भी प्रॉब्लम करते। तो ये काफी सारी जो है इस पिक्चर के माध्यम से दिखाई है। ऑब्वियसली लंबर का है तो आपको दर्द होगा, दर्द में अगर नर्व की इन्वॉल्वमेंट होगी तो नमनेस होगा, मांसपेशी की इन्वॉल्वमेंट तो वीकनेस भी लगेगी। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी जो कि आपके नीचे पैर तक जाएंगी, चलने में दिक्कत हो सकती है, डिस्क बल्जिंग तो है ही है, आपके मूवमेंट्स का रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। उम्र के हिसाब से बढ़ जाता है, हेरिडिटी भी होता है बिकॉज आपका एक पोस्चर आपका बॉडी का है, जैसे ओबेसिटी है अगर, है ना, वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, फैमिली हिस्ट्री होती है, तो कई बार रोल करते हैं। बैक ट्रॉमा, अगर पीठ में आपके कभी चोट है, जैसे मतलब आपको, आप चल रहे थे, पीछे से किसी ट्रक ने हिट कर दिया, आप सडनली सड़क पे एकदम से झटके में बैठे, एकदम बैठोगे तो कहाँ आपके लंबर पे ये इफेक्ट आएगा। या कोई भी है ट्रॉमा किसी भी तरह का हो सकता है, चोट वोट लगी, सामान घर में खिसका रहे थे, अलमारी खिसका रहे थे, एकदम से हो गया आपका पोस्चर, आप जो है गिरे एकदम से, तो आपकी चोट लग सकती है। तो रिपीटेड स्पाइन लोडिंग, अगर आप अपनी पीठ के ऊपर अननेसेसरी का जो है प्रेशर क्रिएट कर रहे हो लेकिन अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं करके कर रहे हो, तो आपको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस है। और बार बार बेंडिंग, लिफ्टिंग, ट्विस्टिंग करना, लेकिन ये बिना किसी वार्म अप वगैरह के, आपने सोचा कि चलो आज हम वो आसन लगाएंगे या इतना करेंगे, लेकिन इसलिए जब भी कोई भी आप एक्सरसाइज भी करो या कुछ भी काम करो, हल्का सा वार्म अप करना जरूरी है, क्योंकि मांसपेशियां वार्म अप से खुल जाती हैं और हमारे फिर प्रॉब्लम नहीं करती। और हमेशा अपने पोस्चर को भी मेंटेन करके रखना चाहिए। डीजेनरेटिव चेंजेस मतलब क्या है कि आपका उसमें जो चेंजेस उम्र के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं वो इतना रिकवर नहीं हो रही है, उनकी वीकनिंग हो रही है, वियर एंड टीयर हो रहा है, लगातार होते रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इन्फेक्शन को न्योता देती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहां पे जो भी हमारे पानी और मिनरल्स डिपॉजिट है वो लूज कर जाते हैं, कम पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि उसके अंदर पानी की कमी की वजह से और मिनरल्स की वजह से वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, उनका सॉफ्टनेस खत्म हो जाता है, उनका जेल लाइक स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, उसकी वजह से उनका साइज भी कम हो जाता है और वो फिर प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं। डायग्नोस करने के लिए जो हम एक्सरे वगैरह या सीटी स्कैन, और फिर अगर इनमें भी नहीं तो एमआरआई कराते हैं आजकल, और स्पेशलाइज जो होता है टोमोग्राफी, स्पेक्ट टेस्ट बोलते हैं, उसमें ना इसके सारी विजन आ जाता है कि
क्या है। अब हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस और लंबर स्पॉन्डिलिटिस इन दोनों को कैसे ठीक करें अपने योग के द्वारा, हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो अपने, हम यहाँ पर खान पान का तो लिखा नहीं है परंतु मैं बोलूंगी, क्योंकि आहार और विहार इन दोनों चीजों को ठीक करना है। तो आहार की बात, जब हम विहार की बात करते हैं तो अपने रेगुलर एक्सरसाइजेस हमें मेंटेन करके रखनी है, जो कि हम करते हैं अपने आसनों के द्वारा। इसमें हमारे, मैं बताऊंगी कि जो आसन है हमारे मांसपेशियों में जो जकड़ता आ गई है, जो अकड़ापन आ गया, उसको दूर करने के लिए हम अपने जो है आसन को करेंगे। हमारे बॉडी का अलाइनमेंट ठीक हो, ताकि हमारे बॉडी का पोस्चर ठीक हो सके। तो हम लोग सूक्ष्म व्यायाम जरूर और जरूर कराएंगे इन सब जो है बॉडी के स्ट्रेस को खोलने के लिए। तो प्रवन मुक्तासन सीरीज भी, जो इसको हम कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम भी है, वो तो हम करेंगे ही। और जैसे कि पूर्ण तितली आसन, स्कंद चक्रासन, ग्रीवा संचालन, वज्रासन, शशकासन, शशांक आसन, भुजंग आसन, मार्जरी आसन, सर्पासन, मकरासन, ये सारे हमें आसन जो है, और मोस्टली बैकवर्ड बेंडिंग वाले, मतलब आगे झुकने वाले हम कम करेंगे। जब भी हमारे कमर, क्योंकि गर्दन में हो चाहे लंबर में हो, इन दोनों का अगर हम देखते हैं तो कर्व दोनों के सेम है ना। यहाँ पे हम आगे झुकने वाला जो है बहुत आराम से कर लेते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में ये देखोगे, ये C1 है और ये L1 है ना। आगे झुकने वाला हम बहुत आराम से कर लेते हैं, लेकिन इसको जो है कि हमें पीछे के पोस्चर में करना है, तो बैकवर्ड बेंडिंग इसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो चाहे सर्वाइकल हो चाहे लंबर हो, लेकिन अगर हमें एकदम इनिशियल लेवल पे धीरे धीरे, पहले हम सूक्ष्म व्यायाम के बाद ही उनको इन सब आसनों पे करवाएंगे। और फॉरवर्ड बेंडिंग अ बिग नो फॉर द लोअर बैक स्पेशली, और फॉर द सर्वाइकल हमें बिल्कुल आगे झुकने वाले उनको इनिशियली लेवल पे बिल्कुल भी नहीं कराने, ध्यान रखना है। प्राणायाम में हम नाड़ी शोधन कराएंगे, मेडिटेशन जरूरी है जिससे कि रिलैक्सेशन मिलता है हमारे बॉडी को। फिर योग निद्रा का अभ्यास और षटकर्मा भी हमें नीति क्रिया डेली करानी चाहिए। अब इसमें जो अगला हमारी जो बीमारी आ रही है हमारे मस्कुलोस्केलेटल में, वो है हमारी आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है? आर्थ मतलब जॉइंट और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। हमारे जोड़ों में जो है इन्फ्लामेशन हो जाना। जैसे कि आपको दो जोड़ यहाँ पर दिख रहे हैं, नॉर्मल जोड़ भी दिख रहा है, एक में ऑस्टियो आर्थराइटिस, एक में रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये दो तरह के यूजुअली हमारे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है कि आप देख रहे होगे लालीपन आ रहा है ना, साइज भी बढ़ गया है, तो सूजन भी आ गई है, वहां पे रेडनेस भी आपको लग रही है। तो वो यहाँ पर जो है मेन सिम्टम्स जो फिर हो गई, क्या होगा? दर्द होगा, दर्द और अकड़पन, क्योंकि दोनों हड्डियों के बीच का गैप भी कम हो गया है, तो मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी, तो फिर पेन होगा ही होगा। और उम्र के साथ साथ ये बढ़ता ही जाता है, और जो कि हमारे मूवमेंट्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो कॉमन हमारा आर्थराइटिस दो तरह के, ऑस्टियो आर्थराइटिस और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली वो वाला आर्थराइटिस है जो कि उम्र के साथ होता है, वियर एंड टियर की वजह से। तो आप देख रहे हो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में दोनों के बीच में दोनों हड्डियों, ये एक्चुअली नी जॉइंट का ही बेसिकली हमारा दिखाया है। तो दोनों पे जो दोनों हड्डियों का जो प्रोटेक्शन है कार्टिलेज के द्वारा होता है, ताकि दोनों हड्डियां हार्ड है, आपस में रगड़े नहीं, तो उनको हार्ड चीज आपस में रगड़ी जाएगी तो घिस जाएंगी, है ना, तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन क्या होता है कि किन्हीं कारणों की वजह से कार्टिलेज जो है ये हमारी खराब हो जाती है, हटनी शुरू हो जाती है। जब वो हटती है तो हमारी हड्डियां आपस में मिलती हैं, तो वहां पर हमारे को प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे मूवमेंट में दिक्कत आती है। और वहीं रिमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि दैट इज अ ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के इम्यूनिटी सेल्स हैं, जो बैक्टीरिया को मारने के लिए, जो फॉरेन एजेंट को मारने के लिए, उनकी ना कई बार वो बेचारे कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि भैया हमें किसको मारना है। तो वो क्या करते हैं, वो हमारे शरीर के ही सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता, उनकी जो है ना बुद्धि जो है वो उस समय पर्दा पड़ जाता है। तो दैट इज ऑटो इम्यून सेल्स। तो यहाँ पर हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स है ना, वो हमारे को ही, बॉडी के जो अच्छे सेल्स को ही मारना शुरू कर देते हैं, दैट इज ऑटो इम्यून सेल्स। तो यहाँ पर हमारे जो है ये जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट करने शुरू कर जाते हैं। तो जॉइनिंग की जो जॉइंट की जो लाइनिंग होती है, उसको देखो आप कर रहे हैं, पहले बिल्कुल ही खराब कर दिया, फिर वो दोनों हड्डियां आपस में वो उनका मिलना होता है, तो रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट को ऑब्वियसली हमारा हो जाता है, क्योंकि गैप जो है कम हो जाता है। एक और हमारा आर्थराइटिस होता है, दैट इज द गाउट।
क्या होता है कि हमारे शरीर में जो है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हमारे ब्लड के अंदर जो भी हमारा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म था, हमने उसमें पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो जब हमारा बाय प्रोडक्ट रिलीज करता है यूरिया, यूरिया फिर हमारे किडनीज पे जाता है और वो हमारे यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। लेकिन कई बारी जो होता है प्रॉपर यूरिया बाहर नहीं निकलता, हमारी बॉडी में ही रिटेन कर जाता है फिर ब्लड के माध्यम से यूरिक एसिड में, और एक्स्ट्रा फिर ये जो हमारे बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू कर देता है, और ये यूरिक एसिड ठीक नहीं होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर गाउट की प्रॉब्लम को जो है बनाता है, और उस गाउट की प्रॉब्लम में हमारे जो है जोड़ के ही दर्द होता है, जो यूजुअली हमारे पैर के अंगूठे में जो है वहां पर दर्द से शुरू होता है, फिर हमारे बाकी जोड़ों को ये जो है फैलना शुरू कर देते हैं। तो जितने भी हमारे आर्थराइटिस हैं और उसमें हमारे क्या सिम्टम होगा, सबसे पहले पेन होगा, स्टिफनेस हो जाती है, स्वेलिंग भी होती है, लालीपन भी होता है, और हमारे मूवमेंट जो होते हैं कम हो जाते हैं। तो आर्थराइटिस जो है मेन कारण तो नहीं है, लेकिन जैसे ऑटोइम्यून डिजीज है तो वहां पर हमारा मेन कारण होता है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज का। तो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस का यूजुअली जो कारण होता है वो स्ट्रेस होता है, और वो कम उम्र में भी शुरू हो जाता है। डिजेनरेटिव चेंजेस उम्र बढ़ती उम्र के साथ होता है। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस हमारे बढ़ती उम्र के लोगों को देखा गया है, खान पान की कमी की वजह से, या सब जो उसकी कमी की वजह से होता है, बॉडी में चेंजेस की वजह से। और ये गाउट भी हमारा थोड़ा सा, ये हमारे मेटाबॉलिक कंडीशन से रिलेटेड होते हैं। बाकी हमारे जो कारण है जो इन चीजों को करते हैं वो है सबसे पहले वजन। वजन अगर बढ़ा हुआ होगा तो ऑब्वियसली आपके जॉइंट्स के ऊपर ही इफेक्ट आएगा, क्योंकि हमारे बॉडी के ऊपर, वो हमारे बॉडी के वेट को जो कंट्रोल करते हैं हमारे जॉइंट्स ही होते हैं। अगर वजन अनुपात से ज्यादा होगा तो धीरे धीरे हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट आ रहा होगा, और हमारे ये करता है, प्रॉब्लम करता है, ठीक है ना। और कोई भी अगर किसी जॉइंट को रिपीटेटिवली आप जरूरत से ज्यादा ही करते हो तो क्या करता है ये आपके आ, मतलब बार बार से भी अगर उसका आपने अच्छे से देखभाल नहीं करी, इस्तेमाल ज्यादा किया है, तो भी प्रॉब्लम करते हैं। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स इंजरी होते हैं वो भी हमारे इसमें डैमेज करते चले जाते हैं, बहुत जरूरत से ज्यादा ही होते हैं। और जो बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, और स्मोकिंग वगैरह है, एडिक्शंस वगैरह में पड़ते रहते हैं, तो वो भी एक कारण है। और एक रिएक्टिव आर्थराइटिस भी होता है जो कि कम उम्र के लोगों को हो जाता है। उसमें यूजुअली एक जो है इन्फेक्शन की वजह से होता है वो, ठीक है ना। वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से रिलेटेड रहता है। तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम आहार के ऊपर देखेंगे। हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें कि हमारे जो है उचित मात्रा में जितने भी हमारे हमें मिलने चाहिए, फाइबर मिनरल्स वगैरह हैं, ये सब मिलने चाहिए। तो ज्यादा और कम कुछ भी नहीं, उचित मात्रा में मिताहार की जो हम बात करते हैं, हम सात्विक आहार की बात करते हैं, वो लेना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या आर्थराइटिस को बढ़ाती है, तो हमें इसको भी रूल आउट करना चाहिए। हमें हल्का फुल्का सुपाच्य भोजन खाना है। दाल वगैरह हमें जो होती हैं प्रॉपर मात्रा में जो हम उनको लेना चाहिए। सफेद चीजें होती हैं जैसे कि हमारा मैदा, चीनी, नमक, कम से कम इनका उपयोग करना चाहिए। अगर हम इनके जो है योग के द्वारा उनका निदान कैसे करना है, तो सबसे पहले आहार के बाद हम अपने आसनों की बात करते हैं, तो जो कि हम करेंगे सूक्ष्म व्यायामों के द्वारा या पवन मुक्तासन सीरीज के द्वारा। इसमें हमारे अपने छोटे छोटे जोड़ों को भी हम थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते हैं, तो वहां की जो है अपनी लिमिटेशन को बढ़ाते हैं, उनकी मूवमेंट को हम अच्छे से जो है धीरे धीरे करते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा जो है पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि सिकाई करेंगे हल्के से यहाँ पर वार्म सॉल्टी वाटर में, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। बाकी हम आसने जो है उनके सम्मिलित कर सकते हैं। डेली के जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, शीर्षक आसन, मार्जी आसन, शशांक भुजंग,
सूर्य नमस्कार सब अपनी क्षमता के अनुसार, पेशेंट की उम्र और उसकी क्षमता के अनुसार ही हमें कराने चाहिए। षटकर्मा भी हम करा सकते हैं, पूर्ण या लघु शंख प्रक्षालन, कुंजल नेति, जिससे कि हमारे जो है कब्ज दूर हो, तो ये उसके लिए बहुत ही फायदा करेगा। प्राणायाम में हम सेक्शनल ब्रीदिंग को लेंगे, जिसमें कि अब्डोमिनल ब्रीदिंग के ऊपर ज्यादा प्रभाव करेंगे, नाड़ी शोधन और भस्त्रिका। उसके बाद ध्यान और अंतर मौन का जो है अभ्यास, ये जरूरी है। तो ये आज हमारी जो थी जोड़ों के दर्द से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम थी। नॉट ओनली जोड़ों के दर्द, हमारी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम से। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैम, ये जो आर्थराइटिस में आपने बोला